हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 ऑफ 11th, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम आज पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बच्चों, अपन खाना खाते हैं, राइट? अपन जो खाना खा रहे हैं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। एंड जो प्रोसेस है कि वो ब्रेक डाउन होता है, तो कैसे ब्रेक डाउन होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है एंड फाइनली हमें कैसे एनर्जी मिलती है अपने, वो इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, सो बच्चों, होते ना कुछ लोग कि जो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, है ना, और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो हम क्या खाते हैं? खाना। तो चलिए फूड स्टार्ट करते हैं खाने से। सो बच्चों, फूड जो है फूड इज व्हाट? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। खाना सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ठीक है। बिना खाने के जीवन ही नहीं है। वी ऑल नीड फूड, ठीक है। सबको खाना खाना बहुत पसंद होता है, राइट? क्यों इतना जरूरी खाना हमारे लिए? बिकॉज खाना हमें एनर्जी देता है, ठीक है। देन ग्रोथ में हेल्प करता है, और अगर हमारे टिश्यूज में कुछ डैमेज हो गया है तो उसे रिपेयर करता है, राइट? सो इसलिए फूड हमें चाहिए बिकॉज इट प्रोवाइड अस एनर्जी, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज, ठीक है। आप फूड नहीं खाएंगे तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना। एंड वर्क करने के लिए बेसिकली क्या है? हमें एनर्जी चाहिए, एंड वो एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है, ठीक है। अब देखो, the water we take in plays an important role in metabolic processes and also provide dehydration of the and also prevents dehydration of the body। तो वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहते हैं पानी पीते रहो, जितना पानी पियोगे उतना आपके शरीर के लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि पानी है ना बहुत जरूरी होता है फॉर वेरियस काइंड ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बिना पानी की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा हमारी बॉडी में, है ना। और पता ही है हमें ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट पानी है? ह्यूमन बॉडी में बच्चों कितना परसेंट पानी है? 70%, राइट? चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं बेसिकली उसमें क्या क्या हमें मिलता है? हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है बेटा? आप जो चावल खा रहे हो, आलू खा रहे हो, राइट, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। प्रोटीन्स किससे मिलता है हमें? दाल, पल्सेस, ठीक है। मीट, राइट, तो ये दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग, राइट। फैट किससे मिलता है हमें? घी, ऑयल, ये सब कौन देता है हमें? फैट देता है। बच्चों, फैट भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है बिकॉज हमारी जो बॉडी की सेल्स है, बेसिक जो स्ट्रक्चर यूनिट है हम लोग का, वो क्या है? सेल है। और सेल का जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना हुआ है। लिपिड मतलब फैट, है ना। तो फैट भी चाहिए होता है आपको, ठीक है। वाइटामिन्स मिनरल्स जो है वो हमें फ्रूट्स वगैरह से मिल जाते हैं, ठीक है। एंड रफेज, फाइबर्स, ठीक है, वो भी जरूरी होता है बॉडी को, फाइबर्स। तो कंपोनेंट ऑफ फूड इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। तो बेसिकली हम लोग जो खा रहे हैं, जैसे मैंने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट चावल में ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप चावल खा रहे हो, दैट इज व्हाट? बेसिकली वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स आइटम है, ठीक है। उससे ऐसे ही एनर्जी नहीं मिल जाएगी, एक्चुअली वो टूटेगा। बायोमॉलिक्यूल्स में टूटेगा। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, फिर वो छोटा मॉलिक्यूल में टूटेगा। देन एकदम सबसे जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें टूट जाएंगे, एंड तब जाके वो एब्जॉर्ब होंगे, एंड तब उससे हमें क्या होगी? एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? दरवाजा है, राइट। इतना छोटा दरवाजा है ये, और इतना बड़ा ब्लॉक मुझे भेजना है,
तो क्या ये जा सकता है अंदर? ऑफ कोर्स ये ब्लॉक अंदर जा पाएगा गेट के? नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं जा पाएगा? बिकॉज ये साइज में बहुत बड़ा है। अब अगर मैं इस ब्लॉक को तोड़ दूं, है ना, अगर मैं इसको ऐसे से तोड़ दूं और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, तो फिर क्या मैं इस गेट से इसको लेके जा सकती हूँ? हाँ, तब ऐसे छोटे छोटे अगर टुकड़े हो गए तो मैं इस गेट से इस ब्लॉक्स को लेके जा सकती हूँ, है ना। ये ब्लॉक जो है अगर मैं तोड़ दिया छोटे टुकड़ों में तो इस गेट से चला जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यही क्या है, आपका डाइजेशन है। डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, मतलब जो एब्जॉर्ब हो सकता है उस फॉर्म में उसे तोड़ा जाता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस to simple absorbable form is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, अब पोटैटो है तो पोटैटो में बेटा स्टार्च बहुत होता है। पोटैटो मतलब आलू, सोलानम ट्यूबरोसम, इसमें क्या है बेटा, स्टार्च बहुत होता है। तो एज इट इज स्टार्च से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो स्टार्च है वो टूटेगा किस में, स्टार्च टूटेगा माल्टोज में, फिर माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, और हमें जो एनर्जी मिलेगी बेटा, हमें जो एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलेगी, हमें जो एनर्जी मिलेगी वो ग्लूकोज से मिलेगी। हमें जो एनर्जी मिलेगी वो किससे मिलने वाली है, वो हमें ग्लूकोज से मिलने वाली है बेटा। ठीक है, जो एक सेल है उसके अंदर जब ग्लूकोज जाएगा तब वो ग्लूकोज टूटेगा, तब हमें एनर्जी मिलेगी। राइट, ग्लूकोज का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे हमें 38 ATP मिलता है। एंड वो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए, क्यों, ताकि सारे जो लाइफ प्रोसेसेस है वो चल सके। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। तो बेसिकली हमारा जो बॉडी है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स सीधा सीधा यूटिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, वो क्या करता है, वो उसे तोड़ता है इनटू सिंपलर फॉर्म एंड देन उसे वो यूटिलाइज करता है। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली बेटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीजें टूटती है इनटू सिंपलर फॉर्म। क्लियर, समझ में आया इतना सबको? चलिए आगे चलें। Human digestive system। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटा मैं 2 कंपोनेंट में तोड़ सकती हूं। वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एंड नेक्स्ट वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दी हूं। किसमें, एक तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल में और दूसरा आप देख सकते हैं किसमें, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल मतलब समझना बेटा पूरा जो ये आपका सिस्टम है जिससे क्या होगा, आपका फूड ट्रैवल करेगा। ठीक है, फूड मतलब मुंह से आपने खाना लिया, फिर वो ईसोफेगस में गया, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनएस के थ्रू फीकल मैटर रिमूव हो जाएगा। तो ये पूरा जो है दैट इज बेसिकली व्हाट योर एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट मैंने बोला डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में वो आते हैं, वो चीजें आती है ग्लैंड्स मतलब जो कुछ सिक्रीट करती है जिससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो टूटे सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, ग्लैंड जैसे कि बेटा आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी में लीवर। ठीक है, देन आपके इधर माउथ में होता है सलाइवरी
ग्लैंड, ठीक है, पेनक्रियास, तो दे ऑल आर व्हाट, दे आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बेसिकली डिफरेंस ये है दोनों में कि बेटा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो है उससे फूड पूरा ट्रैवल करेगा, एंड जो ये ग्लैंड्स है उसमें फूड कभी जाते नहीं है। ग्लैंड्स की सिक्रीशन आपके एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे। जो आपके ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन बेटा क्या होगा, आपका एलिमेंट्री कैनाल में आएगा। क्लियर हुआ ये बात? एनी डाउट ऑन दिस? तो क्या हो गया आपका ये एलिमेंट्री कैनाल में योर माउथ, एंड माउथ में जो कैविटी है दैट इज पूरी बक्कल कैविटी जिसमें आपका टीथ और टंग होता है। फाइन, देन आपका ईसोफेगस, देन आपका एसआई दैट इज देन आपका स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। ठीक है, चलो माउथ, जिससे आप खाना खाएंगे, बक्कल कैविटी, देन ईसोफेगस। ईसोफेगस को बच्चा लोग अपने फूड पाइप भी कहते हैं। देन माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस या फूड पाइप, स्टमक, देन small intestine, then large intestine and anus। अब इसमें एक और चीज मुझे ऐड करनी है, मैं बताती हूँ आपको, वो मैं कब ऐड करूंगी वो बताती हूँ। एक सेकेंड, पहले मैं ग्लैंड लिख दूँ। सलाइवरी ग्लैंड जो आपके माउथ में प्रेजेंट है, लीवर एंड देन पेनक्रियास। बच्चों एक बात यहाँ पे ऐड कर लीजिए, जो लीवर है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन योर बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। ओके, मैंने आपको बोला मुझे कुछ ऐड करना है इसमें, है ना, बताती हूँ क्या। माउथ, बक्कल कैविटी, है ना, यहां पे मुझे एक ऐड करना है फेरिंग्स। अब आप बोलेंगे मैम ये आपने अलग रंग से क्यों ऐड किया है? बिकॉज बेटा फेरिंग्स जो है वो ऐसा चीज है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो दोनों जगह मिलता है। दोनों जगह मिलने से मतलब है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलता है एंड जो आपका डीएस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, इसलिए मैंने फेरिंग्स लिखा है। तो कितनी बार ऐसा आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है नीट एग्जाम में कि भाई ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कॉमन है फॉर बोथ मतलब फॉर डीएस एंड आरएस, तो उसका आंसर होगा क्या हमारा फेरिंग्स, जो मैंने आपको ब्लू से लिख के दिया है, याद रखना, नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। फेरिंग्स इज द कॉमन component for pharynx is the common component for digestive system and respiratory system। ठीक है, कैसे कॉमन है वो अपन डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों इतना? चलो चलते हैं। ओके, सो बेटा अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, एनाटॉमी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स इन द ऑर्गेनिज्म स्पेशली एज रिवील्ड बाय डिसेक्शन एंड द सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। मतलब हम देखेंगे हमारा कट अगर हम टीएस ले तो कैसा दिखता है। फाइन, अपने वो सब पढ़ने वाले हैं। एंड फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, कि भाई लीवर कैसे काम करता है, आपका पेनक्रियास कैसे काम करता है ना, दैट थिंग। ओके,
सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, है ना। ओके सो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने उठाया है। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे माउथ दिखाइए, तो ये रहा आपका माउथ। ओके फिर ओरल कैविटी मतलब बेटा वही बक्कल कैविटी, है ना। ओरल कैविटी बोलो या बक्कल कैविटी बोलो, एक ही बात है ना। देन ये देखिए दिख गया फेरिंग्स। अब जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना बच्चों, तब भी आपको फेरिंग्स दिखेगा। ओके देन ये जो ट्यूब है ये है कौन, ईसोफेगस। बच्चों ईसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं बिकॉज खाना इससे जा रहा है, इस वजह से फूड पाइप। देन हमारा खाना पहुंचेगा कहाँ, अब स्टमक में। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट होते हैं, क्या है वो, डियोडिनम, देन जेजुनम एंड इलियम। मैंने ब्लू से टिक किया है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना बच्चों बचपन में भी, कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके 3 कंपोनेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने 3 कंपोनेंट है, नाम याद करिए जिनको नहीं याद, डियोडिनम, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, समझो बस एक ट्यूब है। पता है हम लोग कौन है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है ऑफ कोर्स। हमें जो बॉडी प्लान है वो कौन सा है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है, हम जो ह्यूमन बीइंग है हमें जो बॉडी प्लान है दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो यहाँ पर भी देखो ना, आप देखो डायग्राम में क्या है, ट्यूब ही तो है भाई, माउथ है, देन ऐसे ईसोफेगस है, देन स्टमक है, फिर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन कितना कॉइल है। पता है लेंथ क्या है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, किसी को पता है एसआई की लेंथ कितनी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर। सोचिए कैसे, कितनी कॉइल्ड है ये, डायग्राम में देखिए कितनी कॉइल्ड है ना। तो डियोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसआई। डियोडिनम मतलब होता है 12, 12। तो मतलब आप इसे 12 फिंगर्स ऐसे रखो ना, ऐसे उतना ही इसका क्या बोलते हैं साइज है, ऐसे ऐसे, है ना। 12 फिंगर्स आप रख के देखो, ये 10 है, 2 और रखो, ठीक है। तो बेसिकली 12 फिंगर्स जितना रखते हैं उतना इसका साइज होता है। देन जेजुनम एंड इलियम, यहाँ पे विलाई होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ऐसा ही हो गया, इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना, 7 मीटर बच्चों। देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है आपका बेटा पहले सीकम, मैं नंबरिंग कर दूं इसमें भी, एसआई में भी, चलो, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये सीक्वेंस में हमें याद रखना है। देन लार्ज इंटेस्टाइन में बताती हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर, है ना, 1.5 मीटर। सीकम, देन देखो सीकम से खाना ऊपर जा रहा है तो उसे हमने बोल दिया असेंडिंग कॉलोन। देन सीधा जा रहा है, हाईलाइट करूं, ये देखिए सीधा जा रहा है तो उसे क्या बोल दिया, ट्रांसवर्स कॉलोन। देन नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, और यहां से थोड़ा वो इस शेप का है तो इसे बोलते हैं सिग्मोइड कॉलोन, है ना, सिग्मोइड कॉलोन। तो सीकम हो गया पहला, देन दूसरा हो गया ये सब कॉलोन। तो मैं 2A मतलब असेंडिंग कॉलोन, देन 2B ट्रांसवर्स कॉलोन, देन 2C डिसेंडिंग कॉलोन, देन 2D सिग्मोइड कॉलोन, एंड लास्ट में है आपका थर्ड वन रेक्टम। और रेक्टम में क्या होता है, बेसिकली आपका जो वेस्ट फीकल मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो स्टोर होता है। एंड लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एनस, जिसके थ्रू फीकल मैटर बॉडी से रिमूव होता है। डायग्राम समझ में आ रहा है अच्छे से, एक एक पार्ट क्लियर है, कोई डाउट इसमें?
ये सब सीक्वेंस में याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला है डिओडिनम। डिओडिनम मतलब होता है 12, क्योंकि ये 12 फिंगर्स जितना है, ठीक है। तो डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ये हो गया आपका किसका पार्ट, ये हो गया आपका एसआई का पार्ट, जो कि कितना लॉन्ग है, 7 मीटर बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। क्या मस्त कॉइल्ड मतलब बना हुआ है बॉडी में, है ना, 7 मीटर, सोच भी नहीं सकते। देन एल आई है नेक्स्ट, विच इज 1.5 मीटर, इसमें आता है सीकम। देन कॉलोन, कॉलोन में 4 होंगे आपके, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड, एंड देन रेक्टम, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चा, ऐसा क्यों है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो लेंथ वाइज अगर हम देखें तो ये बड़ा हुआ ना, लेंथ वाइज तो ये बड़ा हुआ, तो इसको हम स्मॉल बोल रहे हैं एंड इसको लार्ज बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7 मीटर जितना है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 है, तो नाम उल्टा होना चाहिए ना, नाम ऐसा क्यों है बेटा? नाम है डायामीटर के हिसाब से, ठीक है। इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका डायामीटर छोटा है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर जो है बेटा वो बड़ा है, तो डायामीटर के हिसाब से नामकरण हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? ओके, नाउ सलाइवरी ग्लैंड, है ना। अब सलाइवरी ग्लैंड भी 3 तरह के होते हैं बेटा, देखा था ना एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये देखो मैं लिखा है 3 है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड बेटा 3 तरह के हैं। पैरोटिड, पहला है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, देन सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। ये 3 किसके नाम है बेटा? आपके सलाइवरी ग्लैंड के। याद कर लीजिए, यू हैव 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। आपके पास 3 पेयर है सलाइवरी ग्लैंड के, जिनका नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, ठीक है। इसमें से पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। बेटा ये लग रहा है बहुत इजी मैम पढ़ा रही है और यही क्वेश्चन नीट में आएगा तब आप कर नहीं पाएंगे, लिखते जाइए कि भाई लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन है, तो पैरोटिड इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। देन सबलिंगुअल, दिख रहा है, सब मैक्सिलरी के बाद सबलिंगुअल, प्रॉपर आप लोग देखना भी बेटा। देखो सबलिंगुअल कहाँ है? आपका जो टंग है ना उसके नीचे है, तभी देखो टंग के नीचे हमेशा थूक जमा होता है ना, तो टंग के नीचे देख रहे हो। तो सबलिंगुअल जो है वो आपका स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबलिंगुअल इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ओके। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर है, कौन कौन? नाम देख लो, पैरोटिड इधर है, देन सब मैक्सिलरी एंड देन सबलिंगुअल। सबलिंगुअल देखना जीभ के नीचे है, ठीक है। सबलिंगुअल जो है वो जीभ के नीचे आपको मिलेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। और पैरोटिड जो है वो आपका लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, एंड जो आपका सबलिंगुअल है वो आपका क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ये बात आप याद रखिएगा, ओके। देन नेक्स्ट इज लीवर, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन पोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट, है ना, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एंड हॉर्मोन्स वाले को अपन लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, है ना। लीवर हो गया, देन लीवर बाइल बनाता है, एंड गॉल ब्लैडर क्या करता है? वो भी ग्लैंड ही है, वो आपका स्टोर करता है बाइल को। एंड देन आपका पेनक्रियास, पेनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि पेनक्रियास दोनों तरह से फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। मतलब जो पेनक्रियास है ना वो पेनक्रियाटिक जूस भी बनाएगा और हॉर्मोन्स भी बनाते हैं, है ना, इसलिए हम इसे बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड। क्लियर? तो ये आपका पूरा डायग्राम है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया एंड आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। क्लियर ये एकदम?
चलिए, so alimentary canal begins with an anterior opening. Alimentary canal open out posteriorly through the anus. ठीक है, tube within tube plan. And we are deuterostomous. हम लोग क्या है बच्चों? हम लोग ड्यूट्रोस्टोमस है. ड्यूट्रोस्टोमस. ड्यूट्रोस्टोमस मतलब हमें एनस पहले बना, बाद में माउथ. एनस is formed earlier than mouth. ठीक है, एनस इज फॉर्म्ड अर्लियर देन माउथ, इसलिए हम लोग क्या है? ड्यूट्रोस्टोमस. अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, मैम जिनमें माउथ पहले बनता है एनस बाद में, उनको क्या बोलेंगे? सिंपल, प्रोटोस्टोमस. लिख लो, उन्हें बोलते हैं प्रोटोस्टोमस, जिनमें माउथ पहले बनता है और एनस बाद में. ठीक है, चलिए. ओके बच्चों, तो ये सीख गए आप ड्यूट्रोस्टोमस एंड प्रोटोस्टोमस क्या होता है ना. अब देखो बेटा, फिर से अपने आते हैं माउथ की तरफ, है ना. तो माउथ जहां से आपने फूड लिया, माउथ जहां से आपने फूड लिया, राइट. अब जी अंदर पूरी कैविटी है ना, उसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी. ओरल कैविटी, या फिर जो मैंने आपको बताया था ना अभी दूसरा नाम, क्या बताया था? बक्कल कैविटी. ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी, राइट. अब देखिए, यहां पे जो नेक्स्ट रीजन है वो हमने फेरिंग्स देखा, एंड फेरिंग्स के बाद हमने देखा ईसोफेगस. पर ये पीछे की तरफ है. चलो एक मैं अपना डायग्राम बनाती हूं और उससे आपको सिखाती हूं. हाय हाय बहुत देखो. ठीक है, तो ये आपका माउथ है और यहां से फूड जाएगा, है ना. ये आपका माउथ है और यहां से क्या होगा? आपका फूड जाएगा, राइट. अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये हो गया आपका बक्कल या ओरल कैविटी. उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज एक्चुअली फेरिंग्स. ये फेरिंग्स है ना. अब यहां पे एक्चुअली क्या होता है? आपका लेरिंग्स होता है. लेरिंग्स, यहां पे लेरिंग्स है, एंड देन यहां पे आपका ट्रैकिया है. ट्रैकिया, जो मैंने ऐसे ये सी शेप रिंग बनाई है, दिस इज सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग विच प्रोटेक्ट योर ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, है ना. और ये इसकी वजह से क्या होता है? आपका ये ओपन रहता है, कोलैप्स नहीं होता. एंड जब हम बोल रहे होते हैं, हमारी जो मधुर ध्वनि निकल रही है, क्यों निकल रही है? बिकॉज अंदर से हवा आ रही है. तो लेरिंग्स में क्या? स्ट्रिंग्स होते हैं. लेरिंग्स में स्ट्रिंग्स होते हैं, एंड वो स्ट्रिंग बजती है. जैसे गिटार में स्ट्रिंग होता है ना, वैसे आपके लेरिंग्स में स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग ऐसे हिलती है, तो ही हमारी मधुर आवाज जो है वो निकलती है. तो बेसिकली ट्रैकिया हो गया, जो आगे की तरफ है. अब जो आपका ईसोफेगस है ना, वो एक्चुअली क्या है? वो यहां पे है, ट्रैकिया के पीछे है. आपका जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस या फिर मैं बोलूं फूड पाइप, है ना, वो कहां है? वो ट्रैकिया के पीछे है. ठीक है, ये आपका ट्रैकिया है, इसके पीछे क्या है? आपका ईसोफेगस है ना. ये बात याद रखना. तो जैसे ये माउथ का जो फूड होता है, आई मीन माउथ से अपन जो फूड खा रहे हैं, वो ऐसे जाता है. ठीक है, ऐसे जा भाई, खाना जा अंदर, हाँ ऐसे जाएगा. तो ये फेरिंग्स कॉमन रीजन है. और जब खाना ऐसे जा रहा होता है, तो यहां पे एक कार्टिलेज का फ्लैप है, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस ये क्या करता है? ट्रैकिया को बंद कर देता है. ये ट्रैकिया को बंद कर देता है, ताकि खाना जो है वो ट्रैकिया या हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप में ना जाए. दिस इज योर ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, है ना.
और सांस तो है, वो खाते वक्त आप सांस से थोड़ी नहीं रोक देते हैं? खाना खाते हो तब सांस तो लेते ही हो ना बच्चों। तो फिर ये जो एयर है इसका पैसेज एक्चुअली ये रहता है ना। आपने सुना होगा बचपन से हमें हमारे घर वाले बोलते हैं कि खाते टाइम बात नहीं करें, है ना। खाते टाइम आप बात नहीं करें, इसी की वजह से बच्चों यही रीजन होता है ये वाला, बिकॉज जो फेरिंग्स है ना वो कॉमन पार्ट है, ठीक है। वहां से हवा भी जा रही है, वहां से खाना भी जा रहा है। बाई चांस ऐसा हुआ कि आप बोलते हुए खा रहे हो, हवा ऊपर से आ रही है लेरिंग्स के थ्रू एंड एपिग्लॉटिस बंद नहीं हुआ, बिकॉज जब भी खाना क्या होगा, फूड पाइप में जा रहा होगा ना, तो जो एपिग्लॉटिस है ना बेटा, कार्टिलेज का फ्लैप है, तो वो बंद हो जाता है। अब आप बोल भी रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो, हवा आई और एपिग्लॉटिस बंद नहीं हुआ, तो आपका खाना जो है वो ट्रैकिया में भी जा सकता है। और अगर खाना ट्रैकिया में चला गया, दैट विल बी लाइक क्या, चॉकिंग कंडीशन हो जाएगी, है ना, हार्मफुल भी हो सकता है आपके लिए, राइट। तो इसके वजह से खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया स्ट्रक्चर बुक वाला। अब चलिए, सो the oral cavity leads into short pharynx which serves as common passage for food and air. The esophagus and the trachea मतलब windpipe open into the pharynx. The cartilaginous flap, देखो ये और अच्छा डायग्राम है ना, ये देखो, ये आपका ट्रैकिया वाला चीज हो गया, ये आपका इधर पीछे है, ये देखो हवा जाएगी इधर से और यहां से आपका खाना जाएगा। तो द cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis, that is opening of the windpipe during swallowing. Like upper part को glottis भी बोलते हैं ट्रैकिया के। esophagus also known as gullet, है ना। आया समझ में ये? तो epiglottis कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेज फ्लैप है which prevents the entry of food into the ग्लॉटिस, ठीक है, ट्रैकिया। समझ में आ गया इतना? चलें आगे बच्चों। ओके, खाना पहुंच गया। कहां पहुंच गया खाना? खाना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे हम? बोलस बोलेंगे। सिखाया था ना आपको, बोलस, BOLUS, बोलस। जब आपका फूड मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ, उसे हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। देखो डायग्राम में सुंदर सा एकदम बड़ा सा डायग्राम है ये देखो, यहाँ पे कौन लेबल है? ये ईसोफेगस है ना। तो ईसोफेगस क्या है बेटा? ईसोफेगस जो है थिन लॉन्ग ट्यूब है विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू नेक, थोरिक्स एंड डायफ्राम, ठीक है। अब थोरिक्स डायफ्राम पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो बता देती हूं। देखो ये एक इंसान है ना। तो ये क्या है इसका, हम लोग कैसे सिलोमेट एनिमल्स है, तो ये क्या हुई हमारी कैविटी हुई, है ना। अब जो कैविटी है वो दो रीजन में डिवाइडेड है, किसके थ्रू? इसके थ्रू। ये कौन है भाई? ये है डायाफ्राम। बेटा डायाफ्राम की स्पेलिंग अच्छे से देखना, DIAPHRAGM, डायाफ्राम, ठीक है। अब जो डायाफ्राम है उसने क्या किया है, जो हमारा जो कैविटी है ना, एक अंदर हम क्या ड्रम से हैं हम लोग, है ना, जो कैविटी है उसको दो में डिवाइड किया है। तो जो ऊपर वाला है इसे क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं थोरिक्स, और अरे थोरिक्स क्या लिख दिया मैंने? थोरिक्स, थोरिक्स है ना। डायफ्राम के जो ऊपर है दैट इज थोरिक्स, थोरैसिक रीजन, पता है, लंग्स इज लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी, तो ये थोरिक्स हो गया। एंड जो डायफ्राम के नीचे है वो क्या हो जाता है बेटा? उसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमेन लिख दूं, ठीक है। जो नीचे हो गया वो क्या हो गया आपका? एब्डोमेन, ठीक है।
तो डायफ्राम ने एक्चुअली दो में डिवाइड कर दिया, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ईसोफेगस जो है बेटा वो नेक, आपका गला और थॉरेक्स एंड डायफ्राम से पास होता है, ठीक है। और फिर कहां पहुंचता है वो? जे शेप का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्टमक, है ना। इट लीड्स टू जे शेप बैग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। देखो ये पूरा आपका स्टमक का डायग्राम है ना, इतना सुंदर सा जे शेप का है, लग रहा है ना ऐसे जे शेप्ड, शेप ही बना देती हूं। इट इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना। इट लीड्स टू जे शेप बैग स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। अब ध्यान से सुनना, स्फिंक्टर की बात आई है, ठीक है। A muscular sphincter called gastroesophageal sphincter regulate the opening of esophagus into the stomach. अब esophagus किसको लेकर आ रहा है बच्चों? ईसोफेगस किसको लेकर आ रहा है? आपका जो ईसोफेगस है वो बोलस को लेकर आ रहा है। बोलस कहां जाएगा? बोलस अब आपके स्टमक में जाएगा। आपका जो ईसोफेगस है, योर ईसोफेगस क्या कर रहा है? स्टमक में किसको लेकर आ रहा है? बोलस को लेकर आ रहा है। आपका ईसोफेगस स्टमक में बोलस को लेकर आ रहा है, तो एम ही नहीं ले आएगा, उसे एंट्री तभी मिलेगी जब ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है वो खुलेगा। जैसे बेटा नल है, आप नल खोलेंगे तभी पानी आएगा, ऐसे ही थोड़ी ना पानी आएगा जब बंद है तब। तो वैसे ही स्फिंक्टर जो है वो खुलेगा तभी बोलस जो है वो स्टमक के अंदर जाएगा। ये बात याद रखना, लिख लीजिए। ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है उसका नाम है गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। स्टमक और ईसोफेगस के बीच में जो स्फिंक्टर है उसका नाम है गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। क्लियर हुई बात सबको? आपका ईसोफेगस और फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है दैट इज गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। फाइन, चलिए अब मैं वापस बात करूंगी किसके बारे में? स्टमक के बारे में। जो आपका स्टमक है वो कहाँ लोकेटेड है? देखो अभी हमने क्या बात की थी कि जो ईसोफेगस है वो नेक और थॉरेक्स और डायफ्राम तक आ रहा है। स्टमक जो है वो कहाँ है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब स्टमक जो आ गया वो कहाँ है बेटा? आपके एब्डोमेन में है। स्टमक जो है वो कहाँ है? एब्डोमेन में है। सो स्टमक का लोकेशन क्या है? अपर लेफ्ट पोर्शन। राइट लेफ्ट तो पता ही है ना, ये आपका राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो अपर लेफ्ट पोर्शन में आपका जे शेप बैग दैट इज स्टमक जो है वो लोकेटेड है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो स्टमक का लोकेशन लिख लो, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक के तीन पोर्शंस, कार्डियक फंडस, अभी एक एनसीईआरटी में बॉडी भी ऐड कर दिया इन लोगों ने, है ना, बॉडी और पाइलोरिक, ठीक है। तो कार्डियक क्यों बोला? कार्डियक पोर्शन जो सबसे पहले खुलता है ना ये वाला, वो हार्ट भी है ना यहाँ पे, इसलिए वो कार्डियक नाम दे दिया इधर स्टमक के इधर ऊपर ही लेफ्ट साइड में। तो कार्डियक, हार्ट कार्डियक इससे मसल से बना हुआ है ना। तो कार्डियक पोर्शन जो है ओपन होता है कि यहाँ पे ईसोफेगस के इधर, दिस वन कार्डियक पोर्शन, कार्डियक पार्ट, देन फंडिक रीजन और फिर पाइलोरिक पोर्शन जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों? डिओडेनम, डिओडिनम। क्लियर? पाइलोरिक पोर्शन which opens in the first part of small intestine that is duodenum, right? Okay. अब बेटा आपका जो स्टमक है वो ओपन होगा किसमें? डिओडेनम ऑफ एसाई। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट सीखे थे बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन से सीखे थे हमने?
डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। अब आपका जो स्टमक है वो किसमें खुलेगा? ऐसे पूरा गोल सा जो आपका स्टमक है वो खुल जाएगा किसमें? डिओडिनम में। गोल सा नहीं, जे शेप्ड। याद रखो स्टमक का शेप क्या है? जे शेप्ड है। ये चीज याद रखो, नीट में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। जैसे डिओडिनम का है आपका सी शेप्ड, है ना, डिओडिनम इज सी शेप्ड। वैसे ही आपका स्टमक जो है कैसा है? वो जे शेप्ड का है। तो स्टमक खुल गया किसमें? अब डिओडिनम ऑफ एसआई। अब देखो स्टमक की 3 पार्ट किए अपन ने कि भाई क्या है स्टमक का 3 जो पार्ट है वो है आपका कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, है ना। तो ये देखो यहां पे देख रहा फंडस, कार्डियक एक ही बात है, ये पाइलोरिक, है ना, और ये जो पूरा ऐसे रीजन है इसे बॉडी बोलते हैं ना। मैं अब ये एनसीईआरटी में ऐड कर दिया बॉडी। ओके, तो अब जो स्टमक है वो खुल रहा है डिओडिनम में, वहां पे जो स्फिंक्टर है वो क्या है? क्योंकि देखो पाइलोरिस के बाद है तो इसलिए इसे बोल दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसोफेगस स्टमक में आया तो वो खुला था, वहां पे कौन सा स्फिंक्टर था? ये देखो कराया था ना यहाँ पे मैंने बच्चों, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बताया था ना, यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है। और अब नेक्स्ट ये जो पाइलोरिस है, पाइलोरिक है, ये जब खुलेगा डिओडिनम में, यहां पे जो स्फिंक्टर है इसे हम क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहां पे क्या बोलेंगे हम? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो द ओपनिंग ऑफ स्टमक इन द डिओडिनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। समझ में आ गया ये? चलो नेक्स्ट, आपका जो स्टमक है ना, उसका जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा इज द इनर लेयर, ठीक है। द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आपका जो स्टमक है उसमें जो म्यूकोसा है दैट कंटेन व्हाट? दैट कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड वो 3 तरह के सेल्स है, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल और चीफ सेल्स, या पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। सी, आपका जो स्टमक है अगर हम उसका टीएस लें तो आपको लेयर्स मिलेगी, सरोसा, मस्कुलरिस, देन ये मस्कुलरिस फिर आपका अलग होता है, सर्कुलर, ऑब्लिक, ठीक है। तो आपका टीएस लेंगे तब मिलेगा ये, है ना। डिटेल में अपन ये सीखेंगे हिस्टोलॉजी में, डोंट वरी, मैं सिखाऊंगी आपको। अभी सिर्फ आप याद रखिए कि हम अगर टीएस लें तो हमें सेरोसा, मस्कुलरिस ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। अब जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है? म्यूकोसा में। सरोसा हो गया, मस्कुलरिस हो गया, सब म्यूकोसा हो गया, म्यूकोसा हो गया। तो म्यूकोसा क्या है? सबसे इनर लेयर होता है। म्यूकोसा इज सबसे इनर लेयर। देखो सरोसा क्या है? सबसे बाहर हो गया, देन मस्कुलरिस हो गया, देन इसके बाद आपका होता है सब म्यूकोसा, एंड उसके अंदर आपका होता है क्या? म्यूकोसा, ठीक है। अब जो म्यूकोसा है बच्चों, इट हैज 3 काइंड ऑफ सेल्स। ये सुनिए कौन से सेल है वो? एक तो म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। नीट का क्वेश्चन है बच्चों, ये तीनों ध्यान से समझो एंड लर्न करो एंड लिख भी लो एक बार नोटबुक में। म्यूकस नेक सेल बनाता है म्यूकस, ओके। पेप्टिक सेल और चीफ सेल बनाता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम इसलिए बोला क्योंकि ये अभी पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव है, दिस इज इनएक्टिव, इसलिए इसे बोला है प्रो एंजाइम। तो पेप्टिक सेल और चीफ सेल क्या बना रहा है? पेप्सिनोजन। पेप्टिक सेल और चीफ सेल क्या बना रहा है? पेप्सिनोजन, ठीक है। पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल क्या बना रहा है बेटा? HCl, है ना। आपका जो स्टमक है वो कैसा है? एकदम क्या बोलेंगे, खौफनाक है। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड है, HCl। पता ना कितना होता है pH इसका? अप्रोक्सीमेटली 2, राइट। तो ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल है वो क्या बना रहा है? HCl बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा? विटामिन B12। Vitamin B12 is known as cyanocobalamin, right?
तो पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल HCl बना रहा है एंड इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। आपकी बॉडी में विटामिन B12 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आजकल आपने देखा होगा कितने लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उन्हें इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, राइट, क्योंकि हम उतना हेल्दी फूड नहीं खाते जिससे विटामिन B12 मिल रहा है ना। तो बेसिकली पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करते हैं, ऐसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो किसमें हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, स्टमक में खाना स्टोर होता है 4 से 5 घंटे के लिए, 4 to 5 hours। ओके, फिर से एक बार बात करते हैं अपन स्टमक का। अगर हम TS ले, जो इनर लेयर है उसे हम बोलेंगे म्यूकोसा। अब जो म्यूकोसा है इट हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकोसा हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपके पास बच्चों 3 तरह की सेल्स है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपके पास 3 तरह की सेल्स है। म्यूकस नेक सेल क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है। म्यूकस नेक सेल क्या बना रहा है आपका, म्यूकस बना रहा है। देन सेकेंड वन इज पेप्टिक और चीफ सेल। पेप्टिक और चीफ सेल बच्चों क्या बना रहा है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ये इनएक्टिव है बच्चों, अभी ध्यान से सुनना, ये इनएक्टिव है। कैसे कब एक्टिव होगा हम आगे करेंगे। ये कौन है, पेप्सिनोजन, एक प्रो एंजाइम अभी है ना, इनएक्टिव है। क्या करता है बताऊंगी, कौन बना रहा है इसे, पेप्टिक और चीफ सेल। देन नेक्स्ट है आपका पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि जरूरी है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ साइनोकोबैल्मिन, दैट इज विटामिन B12। क्लियर हो गया ये बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये नीट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ लिख ही देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में, आप लोग भी लिख लो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में, आपको इसके क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ऐसा पूछ लेते कि अमंग विच सेल सिक्रीट पेप्सिनोजन या पेप्टिक सेल सिक्रीट व्हाट, और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, तो आपको, और इसमें ऑफ कोर्स वो पेप्सिनोजन भी होगा, HCl भी होगा, म्यूकस भी होगा, राइट। तो याद रखो, दोनों नाम याद रखने बच्चों, पेप्टिक सेल और चीफ सेल। ठीक है, हमें दोनों नाम याद रखने हैं, पेप्टिक सेल और चीफ सेल। तो पेप्टिक सेल और चीफ सेल क्या बना रहा है, पेप्सिनोजन। ठीक है, पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल क्या बना रहा है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, और म्यूकस नेक सेल बना रहा है म्यूकस। फाइन, तो हम कहां से शुरू हुए थे, हम माउथ, ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, देन स्टमक। अब चलते हैं हम डिओडेनम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये हो गया आपका, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का लीवर ईवर ही बनाया हुआ है, कोई बात नहीं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से समझो आप, ये आपका स्टमक है ना, तो यहां से समझिए ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, है ना, अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन्स है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडेनम का शेप C है बच्चों। स्टमक का शेप क्या बताया मैंने, याद करिए, गजनी हो क्या, अभी बताया अभी भूल गए, J शेप्ड, स्टमक का J शेप्ड। ठीक है, डिओडेनम का क्या शेप है, C शेप्ड। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडेनम मतलब 12 होता है क्योंकि 12 फिंगर्स जितना होता है लेंथ में। तो डिओडेनम अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन, जेजुनम अ हाईली कॉइल्ड, इलियम एंड इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। आपका जो इलियम है वो फिर ओपन हो जाएगा किसमें, खुल जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। बच्चों SI का लेंथ अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर होता है ना, इतना ज्यादा बड़ा होता है वो। एंड आपका लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट है, कौन कौन, सीकम, कॉलन, रेक्टम।
याद हो ही गया सबको। अब जो सीकम है इट हैज ब्लाइंड एंड। बच्चों ब्लाइंड एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बस एक ही तरफ से खुला है और एक तरफ से बंद है, इसलिए अंधा सैक, ब्लाइंड एंड। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ ब्लाइंड सैक, है ना, क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरफ से खुला है ना सीकम। नीचे से तो क्या है, वो पैक है, ऐसे नीचे से देखो पैक है, वो सिर्फ एक ही तरफ से खुला है। अब आपका स्टमक है तो देखो ऊपर से वो इसोफेगस से अटैच है, देन नीचे से वो ड्यूडेनम से अटैच, तो क्या खुला है ऐसे। लेकिन जो सीकम है वो बस बंद है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, ब्लाइंड सैक। तो आपने देखा होगा ना एनिमल्स में ब्लाइंड सैक प्लान होता है। इसमें सिलेंड्रेटा में, हाइड्रा में बॉडी प्लान कैसी होती है, ब्लाइंड सैक होती है ना, कि बस ऐसा है और इधर गट हो गया, बस वैसे इसमें सीकम क्या है, ब्लाइंड सैक। तो सीकम हैज अ ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट सम सिम्बाटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ओके, इसमें क्या होता है, नीचे अ फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये विस्टिजियल पार्ट है ना, हमारी बॉडी का विस्टिजियल पार्ट है। हमारे एंसेस्टर में ये एक्टिवेट था, लेकिन हम में ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो विस्टिजियल है, ठीक है, कोई काम का नहीं है। So the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum, and then जो cecum है basically वो open किस में होता है, colon में। तो vermiform appendix is the vestigial part of DAC, बात याद रखना। दिख रहा है ना डायग्राम में आपको vermiform appendix, मैंने इसे लेबल भी कर दिया है, हाईलाइट भी कर देती हूँ। चलो, vermiform appendix हाईलाइट कर दिया मैंने, दिख रहा है vermiform appendix। दूसरे गोले हटाओ वहां से, दिखा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अच्छे से सबको। तो इट इज द वेस्टिजियल पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो क्या है, आपका वेस्टिजियल पार्ट है, कोई काम का नहीं है हम में। ओके, कोलोन। अब कोलोन बेटा 4 पार्ट में है ना, ऊपर वाला पार्ट असेंडिंग कोलोन, देन ऐसे दिस वन इज ट्रांसवर्स कोलोन, देन वापस नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलोन, एंड ये ऐसे शेप का है तो इसे सिग्मोइड कॉलोन। तो कॉलोन हैज 4 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलोन। अब जो डिसेंडिंग पार्ट है ओपन्स इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। दिस इज एनस। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये। अब कोलोन रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कोलोन जो है बच्चों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो कोलोन रीजन है वो क्या है, घर है। किसका? कोलोन रीजन जो है घर है बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज का, गुड बैक्टीरियाज का जो हमारी बॉडी में है, उनका होना हमारे लिए जरूरी है। बिकॉज वो बहुत सारे विटामिन्स वगैरह सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, वो उसका एड भी आता ना याकुट और समथिंग का, है ना, तो दैट इज फॉर दिस बैक्टीरिया जो कोलोन में है। अब देखो हम बीमार पड़ते हैं तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं, है ना, एंटीबायोटिक खाते हैं ताकि जो खराब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया उसको हम मार सकें। तो उस एंटीबायोटिक की वजह से कितनी बार हमारे बॉडी में, हमारे कोलोन में जो अच्छे बैक्टीरिया है वो भी मर जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, तभी एक बार क्या होता है, एंटीबायोटिक्स खाने के बाद आपको थोड़ा वीकनेस सा फील होता है ना, बट बाद में कोई चिंता की बात नहीं है, अपने आप फिर वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके अच्छे बैक्टीरिया वापस आ जाते हैं। Okay, so this is your large intestine. Fine.